बिजनेस करना है, पहले ये समझो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है बिजनेस चलेगा या फिर नहीं। हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर कॉमर्स फ्रेंड। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का मेजर सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर थर्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चैप्टर का हमारा फर्स्ट पहले हम समझेंगे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीनिंग। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कंडीशंस एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल इकोनॉमी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो वाली इन्वायरमेंट होती है जो हमारे बिजनेस की कंडीशंस या फिर ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारी इन्वायरमेंट के जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या फिर उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी हो। It encompasses a wide range of elements including economic policies, market conditions, global economic trends and technological advancement। ये बहुत सारी चीज़ों से हमारी बिजनेस को अफेक्ट करती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लाइक वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फर्स्ट है बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर अपना काम करेंगे तो आपका जो बिजनेस का डिसीजन मेकिंग है वो भी अच्छा हो जाएगा। लाइक आपकी प्रोडक्शन, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन, वो आपकी सब कुछ है जो वो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको स्टडी करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड है मार्केट एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। अगर आप मार्केट को एनालाइज करोगे और फॉरकास्ट करोगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के तहत तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें बिजनेस में कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या अप डाउन होने वाला है या फिर कौन सी पॉलिसीज चेंज होने वाली है या फिर कौन सी मार्केट कंडीशंस चेंज होने वाली हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें हमारे बिजनेस में रिस्कों को कैसे मैनेज करना और किस तरीके से हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। फोर्थ है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हमारी इकोनॉमी के बारे में हमें पता चल जाएगा कि इसमें कब अप या डाउन पे होंगे तो हमारी जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। जो बिज़नेस है वो अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा और या फिर वो अपनी इकोनॉमी के बारे में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एलोकेशन, कि अगर आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आप स्टडी करते हो इकोनॉमी के बारे में, उसकी मार्केट कंडीशंस के बारे में कि इन्वेस्टमेंट में कौन सी अप है या फिर इंटरेस्ट रेट कब ज़्यादा है और कब कम है, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कब हमें कैपिटल एलोकेट करनी है, कब नहीं करनी। सिक्स्थ है हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, कि अगर आप इकोनॉमी के बारे में जानोगे, उसमें अपने कंपटीटर्स के बारे में जानोगे, कब उनकी अपर चल रहा है, कब उनका डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, कब उनका रिसेशन पीरियड चल रहा है, तब आपको अपने कंपटीटर्स के बारे में भी पता चलेगा और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हमें कैसे वर्क करना है ताकि हम हमारे कंपटीटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। आई होप आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें की एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो उसमें की एनिमल्स हमें कौन कौन से स्टडी करने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो स्मूथ फ्लो से काम कर सकें। फर्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फिजिकल, सेकेंड है मॉनिटरी। फिजिकल पॉलिसीज़ है उसको रेगुलेट करती है हमारी गवर्नमेंट, उसमें या फिर कोई भी रेगुलेशंस हो टैक्सेस के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग वो हमारी गवर्नमेंट करती है। सेकेंड है हमारी मॉनिटरी पॉलिसीज़। मॉनिटरी पॉलिसी है जो वो हमारी आरबीआई का रेगुलेट करती है। इसका मतलब ये है, फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करती है, लाइक मनी सप्लाई को, या फिर कोई भी इन्फ्लेशन या डिप्रेशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो, उनको भी है जो हमारा ये मैनेज की जाती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंडर। सेकेंड है हमारी मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन में हमारे फैक्टर्स आते हैं लाइक सप्लाई या फिर डिमांड डायनेमिक्स या फिर मार्केट स्ट्रक्चर या फिर हमारे कंपटीशन लेवल्स, प्राइसिंग मैकेनिज्म, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमारी मार्केट की या फिर इंडस्ट्रीज़ के फंक्शंस को अफेक्ट करता है और हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करता है। थर्ड है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको अपने ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर इकोनॉमी में आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कैपिटल शेयर्स के बारे में या फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में आपको पता चलता है जब आप ग्लोबली है जो आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो। फोर्थ है आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आपके इंडिकेटर्स आते हैं लाइक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड बैलेंसेस एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस, कि जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आपके हाई जा रहे हैं या फिर लो, या फिर जिनमें स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर लो। पीपल का किस में इंटरेस्ट है, उसमें आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा जा रही है या फिर लो, कंज्यूमर को कितनी इनकम हो रही है, हाई हो रही है या लो, उसके बारे में हमें यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में पता चलता है। और अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें हमारे प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने में
एज होगी, मीन्स ईजी होगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा मेन फैक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को स्टडी करेंगे तो हमारे बिजनेस में जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें भी हम न्यू मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर कर हमारे प्रोडक्ट को है जो वो अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल फैक्टर्स। इसमें आते हैं हमारे फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर चेंजेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस, कल्चरल नॉर्म, सोशल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड शेप मार्केट डिमांड एक्सेट्रा, जो हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर या फिर उसके ट्रेंड के बारे में हमें बताते हैं ताकि हम हमारा जो काम है, जो प्रोडक्ट है, उसको कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बना सके सोशल फैक्टर्स में। और इसमें हमारी जो फॉर एग्जांपल या आजकल का जो मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड है उसमें हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। अब वो कुछ भी चीज़ वैसे ही नहीं खरीद लेता। अब वो अपनी चीज़ को पहले एनालाइज करता है, फिर उसके प्राइस को एनालाइज करता है और फिर उसके जो है इंग्रेडिएंट्स को भी देखता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट हैं या फिर नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स में हमारे आते हैं रिसेशंस, जो हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स में आते हैं, बूम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, जोग्राफिकल टेंशंस, नेचुरल डिजास्टर, कि जो हमारे बिजनेस को है जो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को या फिर कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हमारे आते हैं रिसोर्स डेप्लेशन, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, की जो हमारे प्रोडक्ट को है जो वो काम इफेक्ट भी करते हैं और जिनसे हम स्टडी कर कर हम हमारे प्रोडक्ट को है जो वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जिससे हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखें, economic system. An economic system is a means by which the government organizes and distributes available resources, services and goods in the country. Economic system हमारा वो वाला सिस्टम है जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी जो अवेलेबल एट प्रेजेंट हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, सर्विसेज एंड गुड्स इन दी कंट्री में हमारी में। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम प्रेवलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड सच एज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंट्स हैं लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इनके बारे में हम ब्रीफ आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस करता है। एवरी इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ 3 फंक्शंस, कि हर एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो वो 3 फंक्शंस करता है, 3। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि किसको प्रोड्यूस करना है, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है और कितनी प्रोड्यूस करनी है। सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें आती है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ करनी है या फिर लेबर के साथ। थर्ड आता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कि रिच पीपल में या फिर पुअर पीपल में या फिर कोई और सिस्टम के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट कैपिटलिज्म, सेकंड सोशलिज्म एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं। Capitalism and free enterprise economy. The capitalist system is one characterized by the private ownership of the means of production, individual decision making, and the use of market mechanism to carry out the decisions individual participant and facilitates the flow of goods and services in the market. कैपिटलाइजेशन सिस्टम इस ऐसा सिस्टम है जो हमारे प्राइवेट ओनर्स के द्वारा है जो वो मैनेज किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की जाती है। वो पर्सन जो प्राइवेट ओनर होता है वो खुद ही अपने प्रोडक्शन डिसीजन को मेंटेन करता है और इंडिविजुअल डिसीजन लेता है और मार्केट मैकेनिज्म को भी अकेले ही है जो वो पार्टिसिपेट करता है और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचता है सेल के लिए। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म। फर्स्ट है ओल्ड लेसेस फेरी कैपिटलाइजेशन। सेकंड है हमारी मॉडर्न रेगुलेटर और मिक्स्ड कैपिटलिज्म। फर्स्ट देखें ओल्ड लेसेस फेरी कैपिटलिज्म, सिस्टम वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज एब्सेंट और नेग्लिजिबल। एक ये ओल्ड लेसेस फेरी सिस्टम में हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो इंटरवेंशन है वो हमारी इकोनॉमी में वो या तो एब्सेंट होती है या तो फिर नेग्लिजिबल होती है, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल नहीं होती। मॉडर्न रेगुलेटर और मिक्स्ड कैपिटलिज्म, system where there is a substantial amount of government intervention in the economic and industrial development। कि कैपिटलिज्म जो सेकंड टाइप है उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा इंटरफेयर करती है हमारी प्राइवेट ओनरशिप में लाइक कैपिटलिज्म में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपिटलिज्म। फर्स्ट है हमारी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, की जो हमारी एंटरप्राइज या फिर बिजनेस है उसके पास फ्रीडम होती है
कि वो अपने डिसीजंस को खुद ही ले, ना ही उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है ना ही किसी और पर्सन की। सेकंड है प्राइवेट ओनरशिप, अगर उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी तो प्राइवेट ओनरशिप ही होगी। थर्ड है प्रॉफिट मोटिव, जब इंसान अकेला काम करता है तो उसे मोटिव होता है, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जो प्रॉफिट होगा उस काम में हार्डवर्क करने के बाद वो अकेला मेरा ही होगा, किसी और के साथ मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइस मैकेनिज्म, कंज्यूमर सोवर्निटी, कि हमारा जो प्राइस होता है वो हमारा किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया होता, बस सिर्फ हमें मार्केट सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के रिलेटेड है जो वो चलना पड़ता है। बट जो हमारा प्राइस है वो हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देखकर है जो अपर एंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी प्राइवेट ओनरशिप होती है। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन, कि जो हमारा कंपटीशन होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में वो हमारे जो ओनरशिप के साथ है, क्योंकि ये यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती तो हमारे ये क्या जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो गवर्नमेंट है जो वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आपको इतने ही कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, बट जब आपकी ओनरशिप प्राइवेट होती है तब आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप फ्रीली है जो वो जितने कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हैं तो उतने कॉन्ट्रैक्ट है जो वो कर सकते हैं कैपिटलिज्म सिस्टम में। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, हमने पहले भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस या तो लिमिटेड होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी, तो इसमें है जो हमारी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है जो वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट देखें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। फर्स्ट पढ़ेंगे हम मेरिट्स। फर्स्ट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। सेकेंड है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कंज्यूमर्स या फिर ओनर्स या फिर सप्लायर्स वो जो है वो फ्रीली काम करते हैं, उन पर कोई भी दबाव नहीं होता है। थर्ड है ऑटोमेटिक बैलेंस इन द सिस्टम, कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम है जो वो प्राइवेट ओनरशिप का होता है जिसमें हमारी ऑटोमेटिक जो है बैलेंस आ जाता है हमारे सिस्टम में। फोर्थ है एफिशिएंसी प्रॉपर्ली रिवॉर्डेड, कि जो हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो प्राइवेट ओनरशिप सिस्टम होता है जिसमें हमारी गवर्नमेंट की नॉन इंटरफेरेंस होती है, उसमें जो हमारी जो रिवॉर्डेड कर सकते हैं हमारी एफिशिएंसी, या फिर किसी पर्सन ने काम अच्छा किया है तो हम उसको है जो वो ईजिली रिवॉर्ड कर सकते हैं। लास्ट है हमारा सेकंड लास्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर हमारी प्राइवेट ओनरशिप होगी तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं हम, तो उसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी। लास्ट है हमारी बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, कि हमारे कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की नॉन इंटरफेरेंस होती है। लास्ट है हमारी इसकी डिमेरिट्स। फर्स्ट है वेस्टेज एंड मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की इसमें हमारी रिसोर्सेज की वेस्टेज और मिस अलोकेशन हो जाती है। सेकंड है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, चाहे हम कह दें कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती है बट इकोनॉमी एक ना एक टाइम पर जाकर है जो वो इनस्टेबल हो जाती है। थर्ड है कंज्यूमर सोवर्निटी इज़ अ मिथ, कि आप ये मानकर चलते हो कि हाँ आपका कंज्यूमर है जो वो सोवर है, मीन्स वो फ्री है या फिर उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो फ्री है, बट ये एक मिथ ही है क्योंकि कंज्यूमर है जो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। अगर आप उसको अच्छा प्रोडक्ट दोगे तब भी है जो वो आपको कोई ना कोई नुक्स है जो वो निकाल देता है। फोर्थ है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, है कि जो आपकी वेल्थ है उसमें इनइक्वालिटी रह जाती है, कि जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं और जो पुअर हैं बहुत ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। सेकंड लास्ट है हमारा नो फ्रीडम, कि इसमें आपको कोई फ्रीडम नहीं होती। लास्ट है हमारा क्लास स्ट्रगल, कि जो हमारी जो पुअर क्लास है वो भी स्ट्रगल करती है क्योंकि रिच क्लास है जो वो सारे बेनिफिट्स लेकर चली जाती है। आई होप आपको ये डीमेरिट्स एंड मेरिट्स समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखें Socialism second type. Socialism refers to the government ownership of the means of production, planning by the government and income distribution, कि सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है टाइप है उसकी जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी इंटरफेरेंस है या फिर ओनरशिप है जो बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स इसमें प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं होती, जिसमें हमारी प्रोडक्शन की मीन्स हैं जो या फिर प्लानिंग है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और इनकम भी उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, फर्स्ट है अथॉरिटेरियन स्टेट सोशलिज्म कम्युनिज्म, सेकेंड है हमारी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। फर्स्ट देखें दिस इज एन एक्सट्रीम टाइम ऑफ सोशलिज्म वेयर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, है कि ये एक ऐसा सोशलिज्म है जिसमें हमारी सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारे कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट के द्वारा। इंडिविजुअल्स आर ओनली गिवन द राइट ऑफ यूजेस, जो हमारे पीपल्स होते हैं उनको सिर्फ उनके यूज़ करने के लिए राइट दी जाते हैं। पीपल डू नॉट हैव टू से ओवर द रनिंग ऑफ द इकोनॉमी, द डिसीजंस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी एज पर इट्स ओन थिंकिंग, कि जो पीपल है उसको बस कोई भी इकोनॉमी के रनिंग में कुछ भी नहीं बोलना और जो हमारे सारे डिसीजन होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी के या फिर स्टेट अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। सेकेंड टाइप है हमारी दिस टाइप ऑफ सोशलिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम विद सोशलिस्टिक गोल्स, कि ये जो टाइप है हमारी जो सोशलिज्म में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ मर्ज किए गए हैं हमारे सोशलिस्ट मीन्स सोसाइटी के गोल्स। द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट पॉपुलरली इलेक्टेड एंड गिविंग द पीपल अ से इन द
और रनिंग ऑफ द पीपल, कि जो हमारी जो इस इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और पीपल को है जो वो इकोनॉमी की रनिंग में है जो वो कुछ कहने के लिए नहीं किया जाता, और पीपल के लिए है जो वो बहुत ज़्यादा कुछ किया जाता है इस इकोनॉमिक सिस्टम में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी सिस्टम। फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो उसका कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है हमारे रिसोर्सेज की। सेकंड है गवर्नमेंट ओनरशिप, हमने पहले भी पढ़ा है कि सोशलिज्म सिस्टम में हमारी जो गवर्नमेंट है वही सभी रिसोर्सेज को ओन करती है। प्लान्ड इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमी है वो प्लान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। फोर्थ है रेगुलेटेड प्राइस, की जो गवर्नमेंट है वो प्राइस को सेट करती है, रेगुलेट करती है पीपल की इनकम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ मोनोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, की जो हमारी मोनोलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं उसकी एब्सेंस होती है। लास्ट है हमारा सोशल जस्टिस, की यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो हमारे सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करती है, कि जो सबको है जो वो इक्वल सम्मान है जो वो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखें, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म सिस्टम। मेरिट्स पढ़ें पहले। फर्स्ट है बेटर अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है, तो वो है जो वो रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन करती है ताकि वो रिसोर्सेज सबके यूज़ में आ सके, उसकी कोई भी वेस्टेज ना हो सके। सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की जो गवर्नमेंट है उसको एलिमिनेट कर देती है एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि वो सबको रिसोर्सेज देती है। थर्ड है हमारा नो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कोई भी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस नहीं होती। फोर्थ है हमारा नो क्लास स्ट्रगल, की जो हमारी रिच या फिर पुअर क्लास है उसमें से किसी को भी है जो वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लो लेवल है, चाहे वो हाई क्लास है। नेक्स्ट है हमारी रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ कैपिटल, की जो हमारी कैपिटल उसमें रिडक्शन हो जाती है क्योंकि ये सिस्टम है जो वो गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जाता है। लास्ट है हमारा नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, की वर्कर्स है उसकी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाती, मीन्स यहाँ पर वर्कर्स के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल समान माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिमेरिट्स। फर्स्ट है रेड टेपिज्म, इसका मतलब ये है कि जो हमारे डिसीजंस होते हैं सोशलिज्म सिस्टम में वो डिलेज हो जाते हैं, डिले हो जाती है उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइल्स हैं जो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उन पर कोई भी डिसीजन है जो वो नहीं लिया जाता। सेकंड है हमारा लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि जो हमारी गवर्नमेंट प्लान की जाती है इस सिस्टम के द्वारा, जो इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स होते हैं उनको कोई भी इंसेंटिव है जो वो नहीं दिया जाता, अगर दिए भी जाता है तो बहुत टाइम के बाद दिया जाता है। थर्ड है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन हैंड्स ऑफ स्टेट, की जो हमारी इकोनॉमिक पावर की जो कंसंट्रेशन है या फिर इकोनॉमिक पावर है जो हमारी स्टेट के हैंड में होती है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फोर्थ है प्रमोट्स करप्शन, कि जो हमारा ये वाला सिस्टम है वो हमारे करप्शन को है जो वो प्रमोट करता है। फिफ्थ है हमारा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो रिसोर्सेज हैं उनकी मिस एलोकेशन है जो वो किए जाते हैं। लास्ट है हमारा नो कंज्यूमर सोवर्निटी, कि जो कंज्यूमर है वो फ्री नहीं होता, उसको है जो वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है जो वो चीज़ को खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है। थर्ड टाइप है हमारी सिस्टम की मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम हैविंग द फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म सिस्टम, कि मिक्स्ड इकोनॉमी है जो वो हमारी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें हमारे दोनों कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इस सिस्टम के बोथ के फीचर्स होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इज दैट इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलोकेटेड देयर रेस्पेक्टिव रोल्स इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है वो एक ऐसा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का अलोकेशन है जिसमें हमारे जो रोल्स हैं वो हमारे प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर ऑल सेक्टर्स ऑफ द कम्युनिटी, हमारे सारे सेक्टर्स हैं जो कम्युनिटी को उनको इकोनॉमिक वेलफेयर में प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। ये मिक्स्ड इकोनॉमी की टाइप्स हैं। मार्केट इकोनॉमी देखें, एंटरप्रेन्योर्स एबल टू मेक प्रॉफिट्स, की मार्केट इकोनॉमी में है जो वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्रॉफिट बना लेते हैं। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, के जो प्राइसेस है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। थर्ड है हमारा फ्रीडम टू सेटअप बिजनेस, की उनके पास फ्रीडम होती है कि हाँ वो अपने अकॉर्डिंग है जो वो बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस, की जो ओनरशिप होती है बिजनेस की वो प्राइवेट होती है। नेक्स्ट है हमारा कमांड इकोनॉमी। गवर्नमेंट इम्पोजेस प्रोग्रेसिव टैक्सेस टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, की गवर्नमेंट है जो वो टैक्सेस को इम्पोज करती है ताकि इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सके। सेकंड है हमारा गवर्नमेंट रेगुलेट्स प्राइजेस फॉर इसेंशियल कम्युनिटीज़, की जो गवर्नमेंट है जो वो प्राइजेस को रेगुलेट करती है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर। थर्ड है गवर्नमेंट रेगुलेट्स प्राइवेट सेक्टर थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन, की जो गवर्नमेंट है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करके उनके अकॉर्डिंग। फोर्थ है हमारा फियर ऑफ नेशनलिज्म बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये जो गवर्नमेंट है उसको नेशनलिज्म का फियर होता है पब्लिक के इंटरेस्ट में। आई होप आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की टाइप्स भी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखें,
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है जो वो मिलकर काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। सेकंड है गवर्नमेंट कंट्रोल की गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसमें बोथ का हाफ परसेंट है जो वो कंट्रोल होता है प्राइवेट ओनर्स का भी और गवर्नमेंट का भी। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम की जो हमारी इकोनॉमी है उसको फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अपने अकॉर्डिंग है जो वो काम कर सके। फोर्थ है हमारा बैलेंस बिटवीन मार्केट इकोनॉमी और प्लानिंग मैकेनिज्म की जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो बैलेंस बनाती है हमारे मार्केट इकोनॉमी और प्लानिंग मैकेनिज्म में। लास्ट है हमारा प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। अगर ये किसी कंपनी का प्रॉफिट मोटिव है तो उसका वो भी मोटिव है जो वो कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी का सोशल वेलफेयर है वो भी मोटिव है जो वो कंप्लीट कर देती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखें मिक्स्ड इकोनॉमी की डीमेरिट्स और मेरिट्स। पहले हम पढ़ेंगे मेरिट्स बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म कि जो हमारे कैपिटलिज्म सिस्टम के होते हैं और सोशलिज्म सिस्टम के होते हैं उनको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन की जाती है क्योंकि यहाँ पर पुअर के लिए भी और रिच के लिए भी सारी चीज़ें बनती हैं। थर्ड है फ्रीडम फ्रीडम का हमें पता चल ही गया है कि हमें फ्रीडम दी जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। फोर्थ है हमारा क्विक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो हमारी इकोनॉमी है वो क्विक डेवलपमेंट केयर करती है क्योंकि यहाँ पर बोथ होती हैं प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर की रेगुलेशंस। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम इकोनॉमी को प्लान करना चाहते हैं तो उसमें हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो वो दिए जाते हैं इस मिक्स्ड इकोनॉमी में। लास्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो हमारे वीकर सेक्शंस के लिए भी है जो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेट करती है तो वीकर सेक्शंस को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी डीमेरिट्स। फर्स्ट है मोर कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर कि जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है हमारे प्राइवेट सेक्टर को उनके रेगुलेशंस को भी रेगुलेट करती है उन पर रूल्स भी इम्पोज करती है और उन पर टैक्सेस भी इम्पोज करती है। सेकेंड है हमारा एक्सेसिव टैक्स बर्डन कि जो गवर्नमेंट है वो इनइक्वालिटीज़ को फेस करने के लिए या फिर इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमारे टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बर्डन है जो वो बढ़ा देती है मीन्स इंक्रीज़ कर देती है हमारे टैक्स को। थर्ड है हमारा इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट करने में हमें इनएफिशिएंसी होती है। फोर्थ है लैक ऑफ एफिशिएंसी की जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर मिक्स्ड इकोनॉमी है जो वो उसमें अच्छे से काम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ एफिशिएंसी होती है। लास्ट है हमारा गवर्नमेंट फेलियर कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें हमारी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं तो इसमें हमें डिमेरिट्स में लिखा हुआ है। आई होप आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में है जो वो समझ में आ गई होंगी और आपको तीन जो सिस्टम है हमारी इकोनॉमी के वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर कैसे है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द चेंजिंग बैलेंस ऑफ आउटपुट ट्रेड इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारी चेंजिंग और बैलेंस की जो हमारी चेंज होता है आउटपुट में ट्रेड इनकम्स एक्सेट्रा में जो हमें वो बताता है। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ जिसमें हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो फर्स्ट पर होती है फार्मिंग फिशिंग माइनिंग एक्सेट्रा। सेकेंड है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम होता है। थर्ड है हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ जो टूरिज्म बैंकिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी की करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी की जो इंडियन इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों काम मिलकर करते हैं। सेकंड है एग्रेरियन डोमिनेंस विद डिक्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन की जो हमारी एग्रेरियन डोमिनेंस हो जाती है यहाँ पर कि जिसमें हमारी डिक्लाइन है हो रही है कंट्रीब्यूशन भी इंडियन इकोनॉमी की। थर्ड है हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है होता है वो भी इंक्रीज होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। फोर्थ है हमारा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसमें हमारी ग्रोथ है जो वो रैपिडली हो रही है। नेक्स्ट है हमारा अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। नेक्स्ट है हमारा सर्विस सेक्टर डोमिनेंस की जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है उसकी डोमिनेंस ज़्यादा है लाइक गवर्नमेंट की डोमिनेंस है जो वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स एंड ट्रेड डोमिनेंस की जो हमारी डिपेंडेंसी है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा है हमारे इम्पोर्ट्स पर और ट्रेड की डोमिनेंस है। लास्ट है हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है जो वो हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। The new economic policy refers to a comprehensive set of economic reforms introduced in July 1991 aimed at transforming the Indian economy from a state-controlled system to a more market-oriented and globally integrated one. कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सेट है रिफॉर्म्स का जो हमारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं जुलाई 1991 में जिसमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इंडियन इकोनॉमी की स्टेट कंट्रोल सिस्टम से हमारे मार्केट ओरिएंटेड और ग्लोबली इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमी फर्स्ट है लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड है ग्लोबलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आपको फ्रीडम दी जाती है। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन की, जो हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट की कंट्रोल या फिर बहुत सारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो फॉर्मुलेट हो चुकी हैं। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन, कि हम हमारी जो एक कंट्री है दूसरी को कनेक्ट कर सकते हैं ग्लोबली। हम अगर एक प्लेस पर बैठे तो हम ग्लोबली है जो वो किसी से काम कर सकते हैं जो ग्लोबली है जो वो इंटरनेट के थ्रू। आई होप आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखें, डिजिटलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस की, जो हमारा जो इकोनॉमी है जो वो डिजिटलाइज हो रही है, डिजिटली हो रही है, और उसका बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डिजिटलाइजेशन इज द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड डाटा टू इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेसेस, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड क्रिएट न्यू वैल्यू। कि डिजिटलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी को और डाटा को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव एफिशिएंसी और वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन बिजनेस की, डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे बिजनेस पर। फर्स्ट है हमारा ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है वो उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, जो हमारे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस से उनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डिजिटल बिजनेस में। थर्ड है हमारा एक्सपेंशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, कि जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुकी है, क्योंकि वो डिजिटली है जो वो काम करते हैं जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फोर्थ है इन्हांस्ड कस्टमर इंगेजमेंट, कि जो कस्टमर है वो डिजिटली बहुत ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं हमारे किसी भी काम में, क्योंकि कस्टमर है जो वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले पहले उसके रिव्यूज़ को देखता है और उसके प्राइस को देखता है, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखता है ऑनलाइन, और उसको डिजिटलाइज करता है, और उसको जो अगर उसके लिए हेल्थ बेनिफिट होगा तभी वो लेगा, फिर अगर नहीं होगा तो वो नहीं लेगा। फिफ्थ है रेवोल्यूशन इन डिजिटल पेमेंट्स, कि जो कस्टमर है वो डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है अनलाइक कैश पेमेंट्स, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं और इसमें कस्टमर्स को है जो वो कैश भी कैरी नहीं करना पड़ता है। सिक्स्थ है इम्पैक्ट ऑन वर्कफोर्स, की जो डिजिटलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारे इम्पैक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा हमारे वर्कफोर्स पर, क्योंकि वर्कफोर्स है जो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन पर डिपेंड हो चुकी है और वो अपना फिजिकल काम करना है जो वो बहुत ज़्यादा छोड़ चुकी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें हमारे आर कॉमर्स पॉइंट को। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें। आई रिपीट इट अगेन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।